हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टिसिटी। क्या होता है ये इलास्टिसिटी? अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस चेंज का अपोज करता है। ऑब्जेक्ट की या मैटर की इस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी कहते हैं। जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको इलास्टिक बॉडीज कहते हैं और जो ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते उनको प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। मींस हमारे पास अगर कोई वायर है, हमने उसको फोर्स लगाकर पुल किया और फिर छोड़ा, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच गया, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? वायर की इलास्टिसिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कितना भी फोर्स लगाकर वायर को खींच दें और फिर छोड़ें, वापस अपनी स्टेट में पहुंच जाए। इसकी एक लिमिट है। मींस एक मैक्सिमम फोर्स तक ही वो वायर बियर कर सकता है या झेल सकता है। तो वो मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स जिसके ऊपर उस वायर की या उस सब्सटेंस की साइज या शेप परमानेंटली चेंज हो जाए, उस मैक्सिमम फोर्स को बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके ऊपर वो परमानेंटली रीशेप हो जाती है। तो फर्स्ट हेडिंग है चैप्टर का स्ट्रेन। फर्स्ट हेडिंग है स्ट्रेन। किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाले फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाले फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और हमने उसमें एफ फोर्स लगाया जिससे उसकी लेंथ स्मॉल एल या डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ कहलाएगा स्ट्रेन। लेकिन क्योंकि ये अलोंग द लेंथ हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे ही अगर वॉल्यूम में चेंज कर दें फोर्स लगाकर तो वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कहलाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। लेंथ में चेंज करने पर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मींस longitudinal strain is change in length upon initial length, and volume strain is change in volume upon initial volume. Okay, and next type, shearing strain. शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। इसका लोअर सरफेस फिक्स है। क्यूब को मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, अगर इसका लोअर सरफेस फिक्स रखा जाए और अपर सरफेस जिसका कि एरिया सपोज कैपिटल ए है उस पर अलोंग द टेंजेंट एक फोर्स लगाया जाए, लाइक दिस, एक फोर्स लगाया जाए, तो क्या होगा? ये ए पॉइंट यहां आ जाएगा सपोज ए डैश पर, ई पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा, सपोज ई डैश पर, एफ पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा सपोज एफ डैश पर,
बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा सपोज बी डैश पर, और क्योंकि लोअर एंड फिक्स है तो जी सी डी और ई डैश सॉरी एच ये सभी अपनी जगह पर रहेंगे, और शेप कुछ कैसा हो जाएगा जैसे ये डॉटेड लाइन शो की है। सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये जो स्ट्रेन हो रहा है, ये जो थीटा है, इसी को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेन। और ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन अपर सरफेस, डिस्प्लेसमेंट अपर सरफेस अपॉन डिस्टेंस ऑफ अपर सरफेस फ्रॉम लोअर सरफेस, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ए डी। कई बार क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो इस थीटा को हम लोग टेन थीटा भी कह सकते हैं, टेन थीटा भी कह सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेन एक प्योर रेशियो है, इसीलिए स्ट्रेन एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रेस। अब अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डेफिनेशन बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F अपॉन ए। ए ऑब्वियसली एरिया है और F क्या है? F वो फोर्स है जो ए एरिया पर लग रहा है, मींस यूनिट एरिया पर लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स को ही स्ट्रेस कहते हैं। मींस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। F क्या है? वो डिफॉर्मिंग फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी की शेप चेंज हो रही है। A वो एरिया है जिस पर ये फोर्स लग रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, एंड डायमेंशन इज ml-1 t-2। डायमेंशन इज ml-1 t-2। ओके, सपोज ये एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। तो अगर हम अलोंग द लेंथ और इस एरिया के परपेंडिकुलर, चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहे इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि अलोंग द लेंथ है, और नॉर्मल क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो फोर्स अगर अलोंग द लेंथ लगे और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगे तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्यूबिकल स्ट्रेस। सपोज ये कोई क्यूब है जिसका एरिया A है, एरिया A है। अब अगर हम इस पर A एरिया पर F फोर्स लगाते हैं, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि P प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज हो जाएगा और ये क्यूब का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ये सब क्यूब जो बड़ा था वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो वॉल्यूम में होने वाला चेंज, अगर स्ट्रेन वॉल्यूम में है तब जो स्ट्रेस है वो कहलाता है क्यूबिकल स्ट्रेस। तब वो कहलाता है क्यूबिकल स्ट्रेस। फॉर्मूला हमारा वही है F अपॉन A। अब क्योंकि F अपॉन A यहाँ पर हमारा प्रेशर भी कह सकते हैं, तो इसी को हम लोग
डेल्टा पी भी कहते हैं। डेल्टा पी मीन्स प्रेशर डिफरेंस। अगेन यूनिट एंड डायमेंशन विल बी सेम, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, एंड डायमेंशन ml-1 t-2। नेक्स्ट, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1679 में कई सारे मैटर्स या मटेरियल्स का स्टडी किया और उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि अगर स्ट्रेन स्मॉल है देन stress is directly proportional to strain, means for small strain stress is directly proportional to strain, or we can write stress proportional हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, यहां पर वो कांस्टेंट है सपोज कैपिटल E एंड strain as it is, और E is equals to stress upon strain, where E is a proportional constant which is called modulus of elasticity. E is proportional constant which is called modulus of elasticity. Value of modulus of elasticity is different for different materials. मीन्स ये कांस्टेंट तो है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीन्स डिफरेंट मटेरियल्स के लिए E की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल स्टील के लिए कुछ और होगी, कॉपर को कुछ और होगी, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, यंग्स मॉडुलस। सपोज ये कोई वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ कैपिटल L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेडियस स्मॉल r है। इस पर हमने m मास अटैच किया जिससे कि इस वायर की लेंथ कुछ बढ़ जाती है। सपोज इसकी लेंथ स्मॉल l इंक्रीज हो जाती है। सपोज इसकी लेंथ स्मॉल l इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा L भी ले सकते हैं। कब हो जाती है इंक्रीज? जबकि इस पर m मास लगाया, मीन्स इस पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से वो कितना है, mg है, और स्ट्रेन बहुत स्मॉल है। ओके, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो अलोंग द लेंथ है, इसीलिए इस स्ट्रेस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से। कितना है, mg, तो फोर्स को लिख सकते हैं mg और एरिया को लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन चेंज अपॉन इनिशियल। तो चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, कैपिटल L। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain is called Young's modulus. Means for small longitudinal strain या for small strain
The ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is called Young's modulus, and Young's modulus is denoted by Y, capital Y is equals to longitudinal stress. अब longitudinal stress कहाँ लिख चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं. क्या है वो, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहाँ लिख चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. इट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल. कैपिटल एल मीन्स इनिशियल लेंथ, स्मॉल एल मीन्स चेंज इन लेंथ, मीन्स इंक्रीज इन लेंथ. डिक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है अगर कंप्रेस करें तो, यहां पर वो इंक्रीज इन लेंथ है. अगेन यूनिट, एज वी नो स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, सो unit of Young's modulus is same as the unit of longitudinal stress, means Newton per meter square or Pascal, and dimension will also be same, means ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2. Is that clear? Let us consider two identical wires. Identical means same length, same area of cross section. One is of steel and second is of rubber. दो वायर हैं, एक स्टील का एक आर का, दोनों की लेंथ इक्वल है, और दोनों का एरिया भी इक्वल है. दोनों पर सेम मास अटैच किया तो रबर की लेंथ जो इंक्रीज होगी उसको लिख देते हैं एल आर, और स्टील के वायर की जो लेंथ इंक्रीज होगी उसको लिख देते हैं एल एस. ओके, सो फ्रॉम दिस रिलेशन यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील विल बी एम जी, क्योंकि मास सेम अटैच किया है, एल अपॉन पाई, आर भी सेम ही है तो R1 R2 आर एस आर नहीं लिख रहे, इंटू एल आर, मीन्स यंग्स मॉडुलस स्टील का वाई एस है और उसकी लेंथ में जो चेंज हुआ है वो एल आर है. एंड फॉर रबर वाई आर एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, sorry, this is ls and this is lr. अब अगर ys और yr को डिवाइड कर दिया जाए, ys और yr को डिवाइड कर दिया जाए, मीन्स ys अपॉन yr, तो mgl पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, lr अपॉन ls, LR अपॉन LS, YS अपॉन YR इज इक्वल टू LR अपॉन LS. अब जरा डायग्राम में देखिए, क्योंकि एक वायर रबड़ का है एक स्टील का है, दोनों में सेम मास अटैच किया है. अब सेम मास अटैच करने पर क्या दोनों की लेंथ में सेम चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टील स्ट्रांग है, स्टील कैसा है, थोड़ा हार्ड है, उसकी लेंथ कुछ कम इंक्रीज होगी और रबड़ की लेंथ कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. मीन्स LR is more than LS. अब क्योंकि LR ज्यादा है LS से, तो LR के सामने वाला YS ज्यादा हो जाएगा. इट मीन्स YS is greater than YR. It means steel is more elastic than rubber. Steel is more elastic than rubber. क्यों? क्योंकि जो जितना ज्यादा अपोज करता है चेंज का वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होता है. स्टील ज्यादा अपोज करता है, इसीलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक है. नेक्स्ट,
बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। अगर हम फोर्स लगाकर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक क्यूब है, जिसका वॉल्यूम V है और हर सरफेस का एरिया A है, इस पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, मींस इसका प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सरफेस के नॉर्मल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए उस स्ट्रेस को बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है यहां पर वो नॉर्मल स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया, और हमने कहा था कि इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। अब जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। सपोज इसका वॉल्यूम डेल्टा वी चेंज हो जाता है, डेल्टा वी कम हो जाता है, तो जो स्ट्रेन होगा वो किस में होगा? वॉल्यूम में होगा। मींस वॉल्यूम स्ट्रेन वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी का होता है, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, सपोज इनिशियल वॉल्यूम कैपिटल वी था। ओके, अब क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इससे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मींस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम यहां पर माइनस साइन लगा रहे हैं। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि वॉल्यूम इस कंडीशन में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ द रेशियो ऑफ normal stress and volume strain is called bulk modulus. Means if strain is small, then the ratio of normal stress and volume strain is called bulk modulus. Bulk modulus means B is equals to normal stress means delta P, volume strain means minus delta V upon capital V, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं is equals to minus delta P into V upon delta V। बात एक ही है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि डेल्टा P और डेल्टा V हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मींस अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर रिलीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एंड डायमेंशन इज ऑल्सो सेम ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility, it is denoted by beta. Compressibility is denoted by beta and it is the reciprocal of bulk modulus, means reciprocal of bulk modulus is called compressibility। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की उल्टी, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यहाँ m था तो यहाँ m-1 हो जाएगा, यहाँ l-1 था तो यहाँ l हो जाएगा, यहाँ t-2 था तो यहाँ t2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको डिनोट करते हैं ईटा से।
देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ये क्यूब है, इसकी लोअर एक्स एंड को फिक्स रखा है, लोअर सरफेस को फिक्स रखा हुआ है, और जो अपर सरफेस है ए ई एफ बी जिसका एरिया सपोज कैपिटल ए है, एरिया सपोज कैपिटल ए है, इस पर अलोंग द टेंजेंट एक फोर्स लगाया, क्योंकि नीचे वाला सरफेस फिक्स है तो ये तो मूव करेगा नहीं। अब अलोंग द टेंजेंट जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप कुछ चेंज हो जाएगी, और ये जो ई पॉइंट है ये आ जाएगा ई डैश पर, एफ आ जाएगा एफ डैश पर, बी आ जाएगा बी डैश पर, और ए आ जाएगा ए डैश पर। अब ये शेप हो जाएगी ए डैश ई डैश एफ डैश जी सी एटसेट्रा, जो ब्लू कलर से दिख रही है। ये एंगल मान लिया सपोज थीटा है, सपोज थीटा है। अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपर सरफेस पर। कैसा लग रहा है? अलोंग द टेंजेंट लग रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? शेयर प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए जो स्ट्रेस है उसको बोल रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला वही हमारा जाना पहचाना, फोर्स अपॉन एरिया। कैसे? एफ फोर्स लग रहा है किस पर? ए एरिया पर। और जो स्ट्रेन है वो भी कैसी होगी? शेयरिंग स्ट्रेन, या इसको शेयर भी बोलते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन, इसको क्या कह रहे हैं? थीटा कह सकते हैं, फाई भी कह सकते हैं। अब क्योंकि एंगल स्मॉल है तो इसको टेन थीटा लिख दे रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं जरा देखिए क्या होगा। परपेंडिकुलर मींस ए डैश, ए डैश हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अपॉन बेस मींस ए डी हम लोग पहले भी तो पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इन अपर सरफेस और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के रेशियो को शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर कहते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग strain is called bulk modulus, means modulus of rigidity, modulus of rigidity means eta is equals to shearing stress. Shearing stress means F upon A, and shearing strain means theta. It means eta is equals to F upon A theta. अब थीटा क्योंकि ये तो एक एंगल है मीन्स यूनिटलेस है, तो F अपॉन A की जो यूनिट होगी वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी यूनिट होगी। और क्या होगी वो यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, एंड डायमेंशन इज ml minus 1 t minus 1, ml minus 1 t minus 2. नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो। Poisson's ratio. Poisson's ratio is denoted by sigma. Denoted by sigma. सपोज ये हमारे पास एक वायर है या कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ कैपिटल L है, लेंथ कैपिटल L है और डायमीटर कैपिटल D है। इसको हम F फोर्स लगाकर खींच रहे हैं। अब जब F फोर्स लगाकर खींचेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी और डायमीटर
डिक्रीज होगी। मीन्स अब इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब लेंथ बढ़कर हो चुकी है सपोज L प्लस डेल्टा L, और डायमीटर डिक्रीज होकर हो चुका है सपोज D माइनस डेल्टा D, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। कब? जबकि हम F फोर्स लगा रहे हैं किस पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरफ से। ओके, अब देखिए जो लेंथ में चेंज हो रहा है, जो लेंथ में स्ट्रेन हो रही है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बताया था? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई है? डेल्टा एल की, डेल्टा एल, और इनिशियल लेंथ कितनी थी इसकी? कैपिटल एल। तो डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो डायमीटर के अलॉन्ग जो स्ट्रेन हो रही है, जो डायमीटर के अलॉन्ग जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी, एंड द रेशियो ऑफ lateral strain and longitudinal strain is called Poisson's ratio, means sigma is equals to lateral strain। lateral strain क्या है? डेल्टा डी अपॉन डी है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल है। अब क्योंकि लेंथ जब इंक्रीज की है तो डायमीटर डिक्रीज होगा, इसीलिए हम लोग यहां पर लगा दे रहे हैं माइनस। तो यहां पर भी आ जाएगा माइनस। क्या पता लग रहा है इस माइनस से? कि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो डायमीटर इंक्रीज हो जाएगी। या सिग्मा इज इक्वल्स टू, और सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डी, और माइनस साइन तो ये चल ही रहा है, ये वाला माइनस साइन तो साथ में चल ही रहा है। अगर इस वायर की या इस सिलेंडर की रेडियस आर हो तो आर को क्या लिख सकते हैं? डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। उस कंडीशन में सिग्मा को क्या लिख देंगे हम लोग? सिग्मा को लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन आर, क्योंकि यहां भी अपॉन 2 आएगा, यहां भी अपॉन 2 आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, और माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। ओके, इज दैट क्लियर? वैल्यू ऑफ सिग्मा इज फ्रॉम -1 to +12। जो सिग्मा है मीन्स जो पॉइजन्स रेशियो है इसकी वैल्यू -1 से +12 के बीच होती है। अब क्योंकि ये प्योर रेशियो है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, इसीलिए ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हेडिंग, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, इसी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, और यंग्स मॉडुलस वाई है, यंग्स मॉडुलस वाई है। इस पर हमने एफ फोर्स लगाया जिससे इसकी लेंथ स्मॉल एल इंक्रीज हो जाती है। तो यंग्स मॉडुलस
हम लोग पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, मीन्स एफ एल अपॉन ए एल। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। ए एल वाई के साथ ले गए हैं और कैपिटल एल अपॉन में ले आए हैं, मीन्स ये फोर्स है। ओके, अगर हम इसकी लेंथ बहुत कम बढ़ाते, सपोज डीएल बढ़ाते, तो वर्क भी बहुत कम करना पड़ता। तो वर्क जो करना पड़ता, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वायर, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वायर बाई स्मॉल लेंथ डीएल इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट बहुत कम किया, लेंथ बहुत कम बढ़ाई है, तो वर्क भी बहुत कम हुआ है। एफ की वैल्यू ये रख दी है वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इंटू डी एल। ओके, नाउ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वायर फ्रॉम हियर टू हियर मीन्स फ्रॉम एल इज इक्वल टू 0 टू एल इज इक्वल टू एल। मीन्स यहां पर तो इंक्रीज इन लेंथ है ही नहीं, मीन्स 0 है, और यहां पर लेंथ कितनी बढ़ चुकी है, एल बढ़ चुकी है। तो टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ फ्रॉम एल इज इक्वल टू 0 टू एल इज इक्वल टू एल। क्या करेंगे टोटल वर्क के लिए, इंटीग्रेट कर देंगे वाई ए अपॉन एल स्मॉल एल इंटू डी एल, और लिमिट फ्रॉम 0 टू एल, फ्रॉम 0 टू स्मॉल एल, ओके, इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन कैपिटल एल बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, एल डी एल। इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल एज इट इज, वाई ए अपॉन एल एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ एल मीन्स एल स्क्वायर अपॉन 2। एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स कहाँ आ जाती हैं यहाँ पर 0 टू एल, इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल एज इट इज। एक बार अपर लिमिट लगाएंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसे लिख लिया, वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल, 1/2 ये वाला 2 आ गया, वाई ए ये आ गया, एल स्क्वायर ये आ गया, कैपिटल एल ये आ गया। नाउ इस इक्वेशन को कैपिटल एल से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल एल से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल से ही मल्टीप्लाई कर दिया, एल से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर स्मॉल एल के स्क्वायर है और नीचे एक ही आ रहा है, तो ठीक करने के लिए ऐसा कर दिया है। इज इक्वल्स टू 1/2 वाई, एल स्क्वायर को तोड़ देते हैं एल और एल में, ये 2 एल भी लिख देते हैं इनके नीचे, एल और एल। देखिए वाई एज इट इज, एल स्क्वायर को तोड़ दिया एल और एल में, 2 एल ये आ गए। अब हमारे पास क्या बचा है ऊपर, एक तो ए बचा है, एक कैपिटल एल बचा है, एक ए बचा है, एक कैपिटल एल बचा है। देखिए सब कुछ आ गया, 1/2 आ गया, वाई आ गया, ए आ गया, स्मॉल एल स्क्वायर आ गया, ऊपर कैपिटल एल है, नीचे है, ठीक है। इसको अलग ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको अलग ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको अलग ब्रैकेट में कर देते हैं, इज इक्वल्स टू इधर देखते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज। वाई मीन्स यंग्स मॉडुलस मीन्स स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो अब यहां से देखिए यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। तो इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन, इनटू
स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ। वायर की लेंथ को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। मींस जो वर्क आया है वो कितना आया है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब ये इसको स्ट्रेच करने में जो वर्क किया है, यही वर्क तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट के लिए सबको पता है, पर का मतलब अपॉन, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के अपॉन में अगर हम वॉल्यूम ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। मीन्स स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर हम चाहें तो स्ट्रेस को भी तोड़ सकते हैं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन में, स्ट्रेन को भी तोड़ सकते हैं स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस में, वो हमारा मन है। मेन फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा 11th क्लास का इलास्टिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर इस चैप्टर का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर या आगे के टॉपिक्स आएँ फौरन उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।